कुछ घर बाहर से बिल्कुल सामान्य लगते हैं। सुबह पूजा, शाम को दिया, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उन्हीं दीवारों के बीच किसी ने शमशान का रास्ता खोल दिया था, तो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, शांत इलाका, सीमित लोग, जहां हर कोई एक दूसरे का नाम जानता था। यही था शर्मा परिवार का घर। मकान पुराना नहीं था, लेकिन जमीन बहुत पुरानी थी। और इसी जमीन पर 15 साल पहले एक खून सी रंजिश दबी हुई थी। शर्मा परिवार, जिसमें अभय शर्मा और उनके माता पिता रहते थे। तीनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी, जब तक घर ने आवाज देना शुरू नहीं किया। एक रात अभय की मां की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कोई मंत्र जाप कर रहा हो। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस लगातार चलता हुआ मंत्र। अभय की मां उठी, कमरे का दरवाजा खोला। घर में अजीब सी ठंड थी, जबकि गर्मी का मौसम था। आवाज सीधे घर के मंदिर से आ रही थी, वही मंदिर जहां रोज सुबह दिया जलता था। लेकिन उस रात दिया बुझा हुआ था। अगरबत्ती की राख से फर्श पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। अभय की मां ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, आवाज एकदम बंद हो गई। अभय की मां पीछे मुड़ी और तभी अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। अलमारी खोली गई। ऊपर सब सामान्य था, लेकिन नीचे एक काला कपड़ा, जिसे अभय की मां ने पहले कभी नहीं देखा था। कपड़ा खोलते ही उनकी उंगलियां कांप गई, क्योंकि उसके अंदर लोहे की कील, काले धागे, अभय की फोटो और एक नींबू, जिस पर काजल से 3 गोले बने हुए थे। अभय की मां वहीं बैठ गई। उनका दिमाग सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, यह सब मेरे घर के अंदर कैसे आया और किसने रखा? क्योंकि घर की चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास थी। यही सोचते सोचते और घबराहट में वो रात कट गई। सुबह अभय देर तक नहीं उठा। जब अभय के पिता ने उसे जगाया, अभय की आंखें लाल थी, आवाज भारी। उसने बस इतना कहा कि पापा, रात को कोई मेरा नाम ले रहा था। अगली रात अभय के पिता जानबूझकर जागते रहे। घड़ी देखी, लगभग 3:30 बजे। तभी दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज आने लगी। आवाज इंसानी नहीं थी। सारी रात अभय के पिता बहुत डर और चिंता में रहे। अगले दिन दीवारों पर काले निशान उभर आए। कोई पेंट नहीं, कोई स्याही नहीं, जैसे अंदर से कुछ लिख रहा हो। पड़ोसी बोले शायद घर में नमी होगी, लेकिन नमी मंत्र नहीं लिखती। फिर एक दिन नीलम को अचानक एक नाम याद आया, तिवारी परिवार। 15 साल पहले जमीन का केस, तिवारी परिवार। 15 साल पहले जमीन का एक केस, तिवारी परिवार ये मुकदमा हार गया था। और उसके 3 महीने बाद उनका बेटा अचानक मर गया। उस दिन तिवारी की मां ने कहा था, यह जमीन तुम्हें मुबारक, पर अब तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। नीलम ने किसी को नहीं बताया, लेकिन सच ये था, कुछ हफ्ते पहले एक बूढ़ी औरत ने उसे मंदिर के बाहर मिली थी। उसने कहा था, घर में भारी साया है, बस ये धागा बांध दो। नीलम ने उसे सिर्फ नजर उतारना समझा। और फिर उस रात घर में दिया अपने आप बुझ गया। मंदिर की दीवार से हल्की सी लाल रेखा टपकी और हवा में एक आवाज गूंजी कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। आवाज धीमी मगर बहुत भारी थी। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल, जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर रास्ता पा चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि घर में कुछ है या नहीं, सवाल ये था कि वो क्या चाहता है और किससे। अगली सुबह अभय उठ तो गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला और आवाज में एक अजीब सा भारीपन। अभय की मां ने खाना पूछा। अभय ने सिर हिलाया, कहा, मां
पेट के अंदर जैसे कुछ जल रहा था। दोपहर में अभय की मां ने देखा, अभय की छाती पर 3 काले निशान उभर आए थे, न जलने के न चोट के, बल्कि त्रिशूल जैसे। अभय के पिता घबरा गए। उसी वक्त अभय की मां की नजर अभय की कलाई पर पड़ी, वही काला धागा जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था। अभय के पिता ने कहा, अब बहुत हो गया, आज ही किसी जानकार को बुलाते हैं। शाम तक घर में आए। एक पंडित, इलाके के मशहूर पंडित, तंत्र मंत्र, शमशान साधना और काले जादू को पहचानने के लिए। जैसे ही पंडित जी ने घर के अंदर कदम रखा, उनका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उन्होंने जूते नहीं उतारे, बस बोले, इस घर में पूजा नहीं, साधना चल रही है। नीलम का दिल जोर से धड़क गया। पंडित जी सीधे मंदिर के पास गए, जमीन पर उंगली फेरी और बोले, ये राख अब शुद्ध नहीं, ये शमशान की भस्म है। अभय के पिता सन्न रह गए और उसकी मां ने सिर झुका लिया। पंडित जी बोले, ये ग्रह बंधन काला जादू है, इसमें दुश्मन सीधे घर के अंदर नहीं आता, वो घर के किसी सदस्य से दरवाजा खुलवाता है। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने अचानक पूछा, इस घर की जमीन पर कभी खून गिरा है? अभय के पिता चौंक गए। उन्होंने धीरे से कहा, तिवारी परिवार, मुकदमा उनका बेटा और मौत। पंडित जी ने गहरी सांस ली। बस वहीं से ये खेल शुरू हुआ है। पंडित बोले, जब कोई रंजिश मौत तक पहुंचती है और आत्मा अधूरी रह जाती है, तो दुश्मन काले जादू से उसे हथियार बना लेता है और सबसे आसान शिकार होता है घर का सबसे युवा सदस्य। अभय ने कमजोर आवाज में कहा, तो क्या मुझे? पंडित जी अभय की ओर देखे और बोले, क्योंकि तू उस जमीन पर पैदा हुआ, रंजिश तुझसे शुरू नहीं हुई, लेकिन तुझ पर खत्म हो सकती है। अब अभय की मां और कुछ नहीं छुपा पाई। उन्होंने रोते हुए सच बता दिया कि मंदिर पर एक बूढ़ी औरत ने उन्हें एक धागा और कुछ मंत्र दिए थे। पंडित जी की आंखें लाल हो गई। पंडित बोले, तुमने सिर्फ धागा नहीं बांधा, तुमने शमशान को न्योता दिया है। अब जो शक्ति आई है वो खुद नहीं जाएगी। पंडित जी ने चेतावनी दी, अगली अमावस्या सबसे खतरनाक होगी। अगर उस रात ये जादू नहीं टूटा तो अभय इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। अभय की मां चीख पड़ी और बोली, पंडित जी कुछ भी कीजिए, बस मेरे बेटे को बचा दीजिए। उस रात करीब 3 बजे अभय अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें छत की ओर थी, होठ हिल रहे थे। हिसाब अब बराबर होगा। घर की बत्तियां एक साथ बुझ गई। मंदिर से एक तेज हवा चली और दीवार पर खून जैसे शब्द उभर आए, तिवारी का खून बाकी है। अब यह साफ था, यह सिर्फ काला जादू नहीं था, यह बदले की साधना थी और इसका अंत किसी की कुर्बानी के बिना नहीं होने वाला था। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह ऐलान था अंतिम रात का। अमावस्या की रात घर पर अजीब सा सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न पत्ते हिल रहे थे। हवा तक जैसे सांस रोककर खड़ी थी। पंडित जी शाम होते ही घर पहुंच गए। उन्होंने साफ कहा, आज की रात अगर गलत हुई तो सुबह यह घर सिर्फ दीवारें होगा। पंडित जी ने घर के आंगन में एक तंत्र व्रत लगाया। काले तिल, नींबू, सरसों का तेल, शमशान की भस्म और अभय की फोटो। अभय की मां कांप रही थी। उसके पिता का गला सूख चुका था। पंडित जी ने अचानक पूछा, क्या तिवारी परिवार में आज कोई जिंदा है? अभय के पिता चुप रहे, फिर बोले, हाँ, उनका बड़ा बेटा माधव तिवारी 15 साल से लापता है। पंडित जी की आवाज और भारी हो गई। वो लापता नहीं, वो तांत्रिक बन चुका है। और इसी कस्बे में अभय की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित बोले, जिस बूढ़ी औरत से तुम मिली थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो माधव तिवारी की मां थी। अभय की मां रोने लगी। घड़ी ने जैसे ही 3:15 का समय दिखाया, घर की दीवारें कांपने लगी। मंदिर का दिया अपने आप बुझ गया और अभय जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। जमीन हमारी थी, मौत हमारी हुई। आंगन की दीवार के पास अचानक धुआं उठा और उसी धुएं से एक काली आकृति बाहर आई। उसकी आवाज घर में गूंज गई, 15 साल मैंने इंतजार किया है। जमीन के बदले खून चाहिए, एक जान। अभय की मां चीख पड़ी,
मेरे बेटे को छोड़ दो। पंडित जी आगे आए। रंजिश सिर्फ खून से नहीं मिटती। अगर जिसने दरवाजा खोला है वही कीमत चुकाए तो रंजिश मिट सकती है। अभय की मां समझ गई। अभय की मां ने अब अभय की फोटो उस तंत्र व्रत से उठाई। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत। गलती मेरी थी, मैं ही दरवाजा बनी। उन्होंने अपने हाथ से काला धागा तोड़ा और मंत्र बोला। जिसे बुलाया उसे लौटा रही। तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और वो काली आकृति चीखने लगी। रंजिश खत्म नहीं होती। पंडित जी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और अभय की मां बेहोश होकर उसी तंत्र व्रत पर गिर पड़ी। सुबह करीब 6 बजे सूरज निकला। अभय की सांसें अब सामान्य थी। घर शांत था। आंगन में न कोई तंत्र न कोई भस्म। नीलम को बचा तो लिया गया था लेकिन उसकी आवाज कभी वापस नहीं आई। वो जिंदा थी पर हर अमावस्या की रात आंगन की तरफ देखती रहती और कभी कभी धीरे से कहती, रंजिश होती है, मरती नहीं। याद रखिए, काला जादू तब सबसे खतरनाक होता है जब दुश्मन बाहर नहीं आपके घर का रास्ता जानता हो। दोस्तों, काला जादू बाहर से नहीं आता, उसे रास्ता हम खुद देते हैं। रंजिश जब दिल में पलती है तो वो पीढ़ियों तक जान मांगती है और सबसे खतरनाक बदला वही होता है जो घर के अंदर से शुरू हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपके आसपास की हो सकती है।